फ्रेंड्स, जब भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के रेगुलराइजेशन की बात आती है तो उमा देवी जजमेंट का जिक्र ज़रूर होता है। उमा देवी जजमेंट से रिलेटेड दो भ्रांतियाँ बहुत प्रचुर मात्रा में हैं। पहला ये कि उमा देवी जजमेंट के बाद रेगुलराइजेशन नहीं हो सकता। दूसरा कि आपको कितने साल हो गए हैं। अच्छा, अभी 10 साल नहीं हुए, 10 ईयर्स कंप्लीट कर लो। 10 साल के बाद आपका रेगुलराइजेशन उमा देवी के पैरा 53 के हिसाब से हो जाएगा। मतलब 10 साल से पहले अगर आप बेशक अकॉर्डिंग टू रूल्स अपॉइंटेड हैं, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंटेड हैं और आपका नेचर ऑफ जॉब पेरिनियल है, तो भी जब तक आप 10 साल कंप्लीट नहीं करेंगे आप रेगुलराइज नहीं हो सकते। ये एक बहुत कॉमन दूसरी भ्रांति है। पहली भ्रांति थी कि रेगुलराइजेशन नहीं हो सकता, वो हमने अपनी पहली सीरीज़ में उसको क्लैरिफाई किया। ये 10 ईयर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये टेम्प्ररी क्या कोई भी चीज़ 10 साल तक होती है, ये क्या है, इस बारे में हम इस वीडियो में ज़िक्र करेंगे। जब भी कोई एम्प्लॉय स्टेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, उसके जब नियुक्ति होती है तो उसको एक एग्रीमेंट दिया जाता है साइन करने के लिए, जिसमें कुछ शर्तें होती हैं। उन शर्तों में पहला क्लॉज़ हमेशा रहता है, कुछ इस तरीके से होता है कि ये नियुक्तियाँ अत्यंत अस्थाई तौर पर हैं। अस्थाई यानी टेम्प्ररी है, इनका स्टेटस इज टेम्प्ररी, यानी ये आपको कभी भी निकाल सकते हैं बिना सूचना दिए। तो ये जो है रहता है क्लॉज़ कि दिस अपॉइंटमेंट इज़ प्योरली टेम्प्ररी and you can be terminated at any point of time without prior notice. Okay, this appointment is purely temporary और ये temporary period में उनको किसी को 6 महीने के लिए, किसी को 1 साल के लिए रखा जाता है और वहाँ ये क्लॉज पे साइन कराया जाता है कि जब तक ये 1 साल पूरा नहीं होता या 1 साल से पहले कोई रेगुलरली अपॉइंटेड या पब्लिक लोक सेवा आयोग से या कोई परमानेंट एम्प्लॉई अगर आ जाता है तो उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। और इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हर साल या हर 6 महीने में रिन्यू होता रहता है और 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11, 12, कहीं कहीं तो 20-20 साल भी हो जाते हैं काम करते हुए। इसी कॉन्ट्रैक्ट का नवीनीकरण होता रहता है संविदा काल का, और पर स्टेटस तब भी वही रहता है टेम्प्ररी। जो पहला क्लॉज है कि ये नियुक्तियाँ अत्यंत अस्थाई तौर पर हैं, तो ये अस्थाई पीरियड, ये टेम्प्ररी पीरियड कितना होता है। और ये 10 साल का क्या कंसेप्ट है कि 10 साल के बाद उमा देवी के पैरा 53 के अकॉर्डिंग आप 10 साल काम किए लीजिए, देन यू कैन क्लेम रेगुलराइजेशन। व्हाट इज़ द 10 ईयर्स? डज 10 ईयर डिफाइन द पीरियड फॉर टेम्प्ररी एम्प्लॉयमेंट, टेम्प्ररी अपॉइंटमेंट? नो। तो एक्चुअल में अगर आप सर्विस जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो 3 इयर्स तक कोई भी सर्विस टेम्प्ररी होती है, 3 इयर्स या मैक्सिमम 5 इयर्स। उसके बाद आप रेगुलराइज हो सकते हैं यदि आपका जो इनिशियल अपॉइंटमेंट है दैट इज़ डन अकॉर्डिंग टू द रूल्स। और अगर उस वक्त सर्विस रूल नहीं था तो किसी भी प्रॉपर मेथड से सिलेक्शन कमेटी से आपका सिलेक्शन हुआ हो, हाँ, आप बैकडोर एंट्री ना हो। दिस इज़ व्हाट उमा देवी जजमेंट सेज। देखिए, टेम्प्ररी पीरियड क्या होता है उसको समझने से पहले कि ये 10 साल का कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये क्या है, उसको मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। हमने अपनी पहली सीरीज़ में देखा था कि उमा देवी जजमेंट सिर्फ उस सिंपैथी को गार्ड करता है जो सिंपैथी आज तक कोर्ट में दी जा रही थी, मात्र लंबा समय देखकर वर्कर्स का। वहाँ ये नहीं देखा जाता था कि ये बैकडोर एंट्रेंस है, या आर्टिकल 14 या 16 का वॉलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, एडवर्टीजमेंट निकला था कि नहीं निकला था, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली थी नहीं मिली थी, इंटर से कंपटीशन हुआ था नहीं हुआ था, ये चीज़ें ध्यान में दिए बगैर सिर्फ एम्प्लॉय का लंबा समय का सेवा काल देख कर के रिलीफ दिया जाता था। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि बैकडोर एंट्रेंस होते थे, मतलब जिनको हैपहज़ार्ड वे में पिक एंड चूज़ कर लिया जाता था और 10 साल 20 साल तक काम कर रहे होते थे,
तो ऐसे जो बिना ओपन कंपटीशन दिए आते थे, हाँ, लेकिन उनका क्वालिफ़िकेशन होती थी, तो उनको बोलेंगे हम कि हाँ भाई, ऐसा नहीं है कि भाई क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है, क्वालिफ़िकेशन तो है, तो एटलीस्ट ये इलीगल नहीं है। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को इरेगुलर बोल दिया गया, जो इलीगल नहीं है, मतलब जिनके पास क्वालिफ़िकेशन है मगर ओपन कंपटीशन से नहीं आए हैं, तो उनको इरेगुलर बोल दिया गया, मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल्स नहीं आए हैं, नियम अनुसार नहीं आए हैं, तो हो गया इरेगुलर। तो ऐसे इरेगुलरली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ को इन्होंने, जिनको कि 10 साल पूरे हो गए, उनको उन्होंने कहा कि एक बार के लिए छूट दे देते हैं। वो पैरा 53 उमा देवी का लॉ डिफाइन नहीं करता है, वो एक बार की छूट है। और वहाँ प्रॉपरली ये बात बोली गई है सुप्रीम कोर्ट ने कि 10/4/2006 को ये जजमेंट पास हुआ था, और ये बात बोली गई थी कि इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स को हिदायत दी गई थी कि इसके बाद ऐसी जो भी पोस्टें हैं, सैंक्शन पोस्टें, उस पर भर्तियाँ रेगुलर तरीके से नहीं की जानी चाहिए, मतलब बिना नियम कायदे के नहीं की जानी चाहिए। रेगुलर अपॉइंटमेंट मस्ट बी द रूल, मतलब कि नियम अनुसार नियुक्तियां देना ही रूल होना चाहिए। ये नहीं बोला उन्होंने कि परमानेंट अपॉइंटमेंट या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मस्ट बी द रूल, दे हैव सेड रेगुलर अपॉइंटमेंट मस्ट बी द रूल। मतलब 2006 के बाद उन्होंने साफ मना कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट को इरेगुलर तरीके से अपॉइंटमेंट्स नहीं करने चाहिए, प्रॉपरली रेगुलरली तरीके से एडवर्टीज़मेंट पब्लिश करा करके, एंटर से मेरिट कंपटीशन करा करके, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे करके जो है चयन करना चाहिए, क्योंकि ये तो स्टेट का अधिकार है वो, कि वो कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती करे या जैसे भी भर्ती करे, ये स्टेट का अधिकार है। इसको जो है जुडिशरी यूसर्प नहीं कर सकती है। बस वो जुडिशरी इतना कह सकती है कि कुछ गलत ना हो। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती भी कर रहे हैं कहीं भी सैंक्शन पोस्ट पे, जो भी भर्ती कर रहे हैं वो नियम अनुसार कीजिए, बस मात्र उतना कहा है। हाँ, लेकिन 10/4/2006 के बाद तो ऐसा कीजिए आप नियम अनुसार, पर 10/4/2006 से पहले यदि कोई ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो नियम अनुसार भर्ती नहीं किए गए, वो उनका क्या हो, उनके भविष्य का क्या हो। तो उसके लिए उन्होंने ये तय किया, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो इरेगुलर है, मतलब जो क्वालिफ़िकेशन तो रखते हों परंतु नियम अनुसार भर्ती ना किए गए हों, मतलब जो इरेगुलर, उसके लिए टर्म यूज़ कर दिया, उनको वन टाइम स्कीम बना करके, जिनको 10 साल पूरे हो गए हैं बिना कोर्ट के इंटरफेरेंस के, उनको रेगुलराइज कर दिया जाए। तो ये 10 साल यहाँ से आया है। ये बात नहीं कहता कि आप पहले 10 साल पूरे कर लीजिए तब आप रेगुलराइजेशन के हकदार हैं, नो। तो आपको अब ये 10 साल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मैं आती हूँ कि व्हाट इज़ टेम्प्ररी और कब जो है रेगुलराइजेशन के लिए क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारे अपकमिंग वीडियोस में जो हम एडवोकेट पंकज कुमार के साथ जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स पे जाएंगे, तो उसमें भी आपको ये चीज़ सहायता देगी। जब हम कॉन्ट्रैक्ट वाले सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे तो ये टेम्प्ररी क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं इस वीडियो में ये मैं क्लैरिफाई कर देना चाह रही हूँ कुछ चीज़ें। यहाँ ये देखिए, हैंडबुक फॉर पर्सनल ऑफिसर्स 2013, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक है, DOPT के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग्स। इस बुक के पार्ट 1 जो कि प्री अपॉइंटमेंट पर है, इसके चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 क्रिएशन ऑफ पोस्ट में पैरा 6 1.6 में आप जाइए, देखिए कन्वर्जन ऑफ टेम्प्ररी पोस्ट इनटू परमानेंट वंस। यहाँ देखिए आप, इन ऑल परमानेंट डिपार्टमेंट्स अदर देन द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट्स, द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स में, if they are satisfied that the temporary posts are required for work of permanent nature, convert with the approval of the respective internal financial advisors 90% of such posts up to the level of deputy secretaries, including class 4 posts, into permanent ones, provided they have been in existence for a continuous period of not less than 3 years. यहाँ बताया जा रहा है कि किसी भी टेम्प्ररी पोस्ट को परमानेंट पोस्ट पे कन्वर्ट किया जा सकता है अगर वो जिस डिपार्टमेंट में जो टेम्प्ररी पोस्ट हैं
वहाँ का नेचर ऑफ वर्क जो है परमानेंट है, और ऐसी पोस्टों को एग्जिस्ट करते हुए 3 साल से ज़्यादा समय हो गया हो, सो उनको जो है परमानेंट पोस्टों में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो बेसिकली 3 साल से अधिक समय हो गया हो तो टेम्प्रेरी पोस्टों को परमानेंट में कन्वर्ट करने को बोल रहे हैं। तो यानी कि 3 साल इज़ द पीरियड फॉर नॉमेनक्लेचर टेम्पररी। जब टेम्पररी पोस्ट को परमानेंट पोस्ट में कन्वर्ट करने का प्राविधान दिया गया है डीओपीटी के बुक में कि अगर टेम्पररी पोस्ट 3 साल से ज़्यादा तक एग्जिस्ट कर रही है और नेचर ऑफ वर्क जो है परमानेंट है तो उन्हें परमानेंट पोस्टों में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो टेम्पररी अपॉइंटमेंट क्यों नहीं? बेशक कॉन्ट्रैक्ट में सरकार ने आपको अपॉइंट किया हो और एक एज अ टेम्पररी नॉमेनक्लेचर आपको अपॉइंट किया हो, तो वो टेम्पररी 3 साल के ऊपर वो आपको टेम्पररी नॉमेनक्लेचर ख़त्म हो जाता है। एंड द सेम थिंग हैज़ बिन अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2014. It goes like this. The relevant paragraph of that judgment is paragraph 25. It says like that: further that even if the plea of the employer is accepted, extracting work, though of permanent nature, continuously for more than 3 years, the alleged employment on contractual basis is wholly impermissible. सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट पर 3 साल से ज़्यादा रखना ये लॉ में परमिसिबल नहीं है। And one of the judgments of Allahabad High Court in 2008, it has expressed its views about unfair labor practice. And I'm reading the relevant para 19 of that judgment. According to Supreme Court, where work taken is not for a short period or limited for a season, or where work is not of a part-time nature, but the pattern shows that work is taken continuously year after year, there is no justification to keep such persons hanging forever instead of regularizing them, obligation cast upon the employer. Hence, the logical conclusion is either one has to keep them for a fixed period or project where work of temporary nature can be seen but cannot be allowed to continue in the garb of temporary work when in effect the work is of permanent nature. This is the basic principle of unfair labor practice which cannot be avoided wherever master-servant relationship exists. So you can see here कि अपेक्स कोर्ट ने अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो डिफ़ाइन करते हुए ये साफ साफ बोला है कि जहाँ भी मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे यदि आप किसी को टेम्प्ररी उस पर रख रहे हो तो उसको आप फिक्स प्रोजेक्ट के तहत रख सकते हो, शॉर्ट पीरियड के लिए, लिमिटेड पीरियड का जहाँ वर्क हो। लेकिन जहाँ वर्क इन इफेक्ट में परमानेंट नेचर का है और आप उसको अंडर द गार्ब ऑफ टेम्प्ररी कंटिन्यू किए जा रही हो तो दैट इज रिगार्डेड एज अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। यू कैन नॉट डू सो। वन मोर जजमेंट I want to relate over here. This is the judgment of Madras High Court. I will read the relevant paras. Para number 23. Even assuming that the post is purely a temporary one, then the question arises that how long that post can be kept as temporary. माननीय उच्च न्यायालय का कहना है चलो मान भी लिया कि ये पोस्ट टेम्प्ररी है, पर क्वेश्चन तो तब भी ये उठता है कि कब तक वो पोस्ट आप टेम्प्ररी रखोगे। Honorable High Court further held that in para 28 it says like this: in service jurisprudence, no post can be treated permanently as temporary. Temporary means only for a certain limited period. When a post being held
by a person continues to be held for more than a certain limited period, it cannot be said it is a temporary post. Such continuance in a certain post automatically takes away the character of temporary and takes the character of permanent. जी हाँ, माननीय उच्च न्यायालय ने बिल्कुल सही ठहराया कि कोई भी पोस्ट को आप सर्विस ज्यूरिस्प्रूडेंस में परमानेंटली आप उसे टेम्प्ररी नहीं कह सकते हैं। टेम्प्ररी का मतलब ही होता है कि जो कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए हो। जब किसी पर्सन के द्वारा कोई पोस्ट जो होल्ड की जाती है वो एग्जिस्ट करती है कुछ सर्टेन लिमिटेड पीरियड के बियॉन्ड, तो उसको आप टेम्प्ररी नहीं कह सकते। ऐसी पोस्ट को कंटिन्यू करना अपने आप में उसका नेचर टेम्प्ररी से परमानेंट में बदल जाता है। ऐसी पोस्ट को आप जब इंडेफिनिट पीरियड तक कंटिन्यू करते हो फिर इटसेल्फ बिकम्स परमानेंट इन नेचर। आगे पैरा 29 में और पक्के तरीके से उन्होंने ये बात बोली है कि इवन द प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट और वॉट एवर द नेम में बी कैन फंक्शन ऑन ईयरली रिन्यूअल बेसिस, बट the service of persons working in such project or any other department cannot be kept as temporary for more than a certain limited period, because the renewal of the project or departments on yearly basis would not affect its functions and objectives. Whereas the services of the persons working in such project or departments are not regularized if they are working for more than a certain limited period, which would not only affect their career but also their entire life. ऐसे और बहुत से जजमेंट्स हैं और आई थिंक आपको क्वेरी का जवाब मिल गया होगा, तो इसलिए मैं यहीं पे विराम देती हूँ। और अगर आपकी फ़र्दर और क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।